हम इंसानों की ना हर चीज को साफ साफ देखने और समझने की आदत होती है। हम्म। मतलब मान लीजिए आपकी हड्डी में कुछ दर्द है, हम्म। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे होता है और एक सफेद साफ रेखा दिख जाती है जहां हड्डी टूटी है। सब कुछ एकदम सीधा और सटीक लगता है ना। हाँ, बिल्कुल सटीक लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एक्सरे मशीन से या जिस मेज पर लेटकर और यहाँ तक कि जिस शरीर का एक्सरे हो रहा है उसका 99.99% हिस्सा सिर्फ एक खालीपन है। तो आम परमाणु की दुनिया में आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारी जो एक आम समझ है और ब्रह्मांड की जो असलियत है उसके बीच का टकराव शुरू हो जाता है। जब हम भौतिकी की गहराई में खासकर परमाणु या एटम के अंदर झांकते हैं ना, तो वो एक्सरे जैसी स्पष्टता अचानक से गायब हो जाती है। सही बात है। हमारे सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे समझना शुरुआत में तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन सा ही था। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी ठीक यही है। हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध पत्रों का भंडार है। हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे विज्ञान ने परमाणु को एक बहुत ही साधारण से तरबूज जैसा समझने से लेकर क्वांटम यांत्रिकी के अकल्पनीय जटिलताओं तक का सफर तय किया। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे कुछ ऐतिहासिक प्रयोगों ने वास्तविकता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो कहाँ से शुरू करें? इस सफर की शुरुआत अगर हम 19वीं सदी के अंत से करें तो बेहतर होगा। 1897 में जे थॉमसन ने गैसों के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रयोगों से एक बहुत बड़ी खोज की थी। हाँ, उन्होंने पहली बार साबित किया था कि हर परमाणु के अंदर एक नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, बुनियादी तर्क ये था कि परमाणु अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, तो अगर उनके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो उसे संतुलित करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी तो होना ही चाहिए। वरना तो हर चीज में करंट दौड़ रहा होता। हाँ, वरना हम सब करंट से ही परेशान रहते। तो थॉमसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये पॉजिटिव चार्ज आखिर है कहाँ। हम्म 1898 में उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसे हम यहाँ आसानी के लिए तरबूज मॉडल कहेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे परमाणु में फैला है और इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की तरह धसे हुए हैं। एकदम सही। तो ये तो ऐसा हो गया ना जैसे पानी से भरा हुआ कोई स्पंज हो, जहां स्पंज का पूरा ढांचा वो पॉजिटिव चार्ज है और फंसी हुई पानी की बूंदें इलेक्ट्रॉन है। सुनने में तो ये बहुत ही सुलझी हुई तस्वीर लगती है, पर क्या प्रकृति सच में इतनी सरल हो सकती है? यही तो बात है। विज्ञान के इतिहास में अक्सर जो सबसे आसान जवाब लगता है, वो प्रयोगों की कसौटी पर सबसे पहले टूटता है। इस तरबूज मॉडल की असल सच्चाई 1911 में सामने आई, जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एंट्री होती है। हाँ, रदरफोर्ड और उनके सहयोगी हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयोग किया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, स्रोतों में इसके कुछ बहुत दिलचस्प तकनीकी विवरण है। उन्होंने बिस्मथ 214 से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों की एक तेज किरण ली और उसे सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर दागा। और वो पन्नी वाकई बहुत पतली थी, करीब 2.1 गुणा 10⁻⁷ मीटर। सोने का चुनाव जानबूझकर किया गया था क्योंकि उसे पीट कर पारदर्शी होने की हद तक पतला किया जा सकता है। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्या उम्मीद थी? अल्फा कण काफी भारी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। अगर परमाणु का पॉजिटिव चार्ज तरबूज के लाल हिस्से की तरह हल्का हल्का फैला हुआ है, तो ये तेज अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाने चाहिए थे। क्योंकि फैले हुए कमजोर चार्ज में इतनी ताकत तो होगी नहीं कि वो एक भारी और तेज अल्फा कण को रोक सके। बिल्कुल। और ज्यादातर कणों ने ऐसा ही किया, वे सीधे निकल गए। सिर्फ 0.14% कण ही 1 डिग्री से ज्यादा मुड़े। लेकिन असली झटका तब लगा जब लगभग 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर वापस लौट आया। अरे बाप रे! मतलब वो पन्नी से टकराया और वापस आ गया। हाँ, वो जिस रास्ते से गया था उसी के आसपास उछलकर वापस आ गया। ये तो अम, ऐसा है जैसे आप किसी पतले टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दाग रहे हो बिल्कुल। और गोला टिश्यू पेपर से टकराकर आप ही के ऊपर वापस आ गिरे। ये तो असंभव सा लगता है। रदरफोर्ड को भी ऐसा ही लगा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि तरबूज मॉडल पूरी तरह गलत है। एक भारी अल्फा कण को वापस धकेलने के लिए सामने कोई बेहद सघन और शक्तिशाली पॉजिटिव चीज होनी ही चाहिए। और क्योंकि ज्यादातर टर्न सीधे निकल गए थे, तो इसका मतलब था कि परमाणु का बड़ा हिस्सा
पूरी तरह से खाली है। सही पकड़ा आपने। जो कण वापस लौटे वे पक्का किसी ऐसी चीज से टकराए थे जिसमें परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान और सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही बेहद छोटी सी जगह पर था। इसी बिंदु को रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस कहा। और स्रोतों के हिसाब से अगर हम आकारों की तुलना करें तो इस नाभिक का आकार 10 की घात -15 से 10 की घात -14 मीटर के बीच होता है, जबकि पूरा परमाणु 10 की घात -10 मीटर का होता है। मतलब एक परमाणु अपने ही नाभिक से लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा है। अगर हम इसे कल्पना में उतारने की कोशिश करें, मान लीजिए वो भारी नाभिक एक हरे मटर के दाने के बराबर है और हमने उसे एक बहुत ही विशाल खचाखच भरे फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वो पूरा स्टेडियम परमाणु का बाहरी किनारा होगा जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और मटर के दाने और स्टेडियम की आखिरी सीटों के बीच क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ खालीपन। इसी खालीपन ने रदरफोर्ड को एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखने पर मजबूर किया, जो हमारे सौरमंडल जैसा था। बीच में भारी सूर्य की तरह नाभिक है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह चक्कर लगा रहे हैं। तस्वीर तो बहुत अच्छी है, पर अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या? देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में लगातार घूम रहा है तो भले उसकी स्पीड समान हो, उसकी दिशा हर पल बदल रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो लगातार त्वरित या एक्सेलरेट हो रहा है। बिल्कुल, और यहीं से मॉडल में दरार आती है। मैक्सवेल का क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो उसे रेडिएशन के रूप में अपनी ऊर्जा छोड़नी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, वो नाभिक के आकर्षण से बच नहीं पाएगा और एक स्पाइरल रास्ते से घूमते हुए सीधा नाभिक में गिर जाएगा। मतलब हर परमाणु को तो तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए था। यही सवाल रदरफोर्ड के पास भी था। क्लासिकल भौतिकी के हिसाब से परमाणु को ध्वस्त हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। और एक और बड़ी समस्या थी स्पेक्ट्रम की। हाँ, स्पेक्ट्रम वाला हिस्सा तो बहुत दिलचस्प है। अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करते हुए अंदर गिर रहा है तो उसकी ऊर्जा लगातार कम होगी। मतलब उसे प्रकाश की हर संभव फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करनी चाहिए, जिसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे इंद्रधनुष। लेकिन प्रयोगों में तो ऐसा नहीं मिला ना। हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर कोई कंटिन्यूअस इंद्रधनुष नहीं दिखा, बल्कि कुछ बेहद स्पष्ट और अलग-अलग रेखाएं मिली, जिन्हें लाइमन, बामर और पाशन श्रेणियां कहते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन केवल कुछ खास तरंगदैर्ध्य का प्रकाश ही उत्सर्जित करता है, जैसे प्रकृति ढलान की बजाय सीढ़ियां पर चल रही हो। रदरफोर्ड का मॉडल इसे समझा ही नहीं सका। तो यहाँ आकर विज्ञान फंस गया। परमाणु स्थायी हैं, पर क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि उन्हें नष्ट होना चाहिए। इस गतिरोध को किसने तोड़ा? 1913 में नील्स बोर ने उन्होंने समझ लिया था कि परमाणु के स्तर पर क्लासिकल नियम काम नहीं करते। तो उन्होंने 3 नए क्वांटम अभिगृहित या पोस्टुलेट्स दिए। बोर का पहला नियम तो सीधा क्लासिकल फिजिक्स को ही चुनौती दे रहा था ना। हाँ, उन्होंने बस ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित और स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए घूम सकते हैं। जब तक वे इस कक्षाओं में है, कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। मतलब नियम ये है क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। उन्होंने पुराने नियम को सिरे से खारिज कर दिया, पर ये काम कर गया। काम तो कर गया, लेकिन बोर का असली मास्टर स्ट्रोक उनका दूसरा नियम था, जिसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अच्छा, इसका गणितीय सूत्र है L = NH/2 पाई, जहां n 1, 2, 3 जैसी कोई पूर्ण संख्या ही हो सकती है, 1.5 या 2.75 नहीं। रुको, क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी चिकनी ढलान की तरह नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरह है? आप या तो पहली सीढ़ी पर खड़े होंगे या सीधा दूसरी पर, बीच में हवा में लटकने का कोई विकल्प ही नहीं है। यही सीढ़ियों वाला रूपक हमें बोर के तीसरे नियम तक ले जाता है, क्वांटम जंप। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही कक्षा में नहीं रहते। जब आप परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उछलकर ऊपर की सीढ़ी पर चला जाता है। लेकिन वो वहां ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जब वो वापस अपनी पुरानी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है तो अतिरिक्त ऊर्जा को एक फोटोन के रूप में बाहर फेंक देता है। और उस फोटोन की ऊर्जा बिल्कुल उन 2 कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है, EI - EF = hν।
अब जाकर स्पेक्ट्रम वाली बात समझ आई। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ निश्चित सीढ़ियों के बीच कूद रहे हैं तो वे केवल निश्चित ऊर्जा वाले फोटॉन ही छोड़ेंगे। इसीलिए हमें स्पेक्ट्रम में वो विशिष्ट रेखाएं या फिंगरप्रिंट्स दिखाई देते हैं। क्या बात है। इसी से तो हम दूर तारों की गैसों का पता लगाते हैं ना। अब अगर हम थोड़ा गणित की ओर मुड़ें तो हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तरों का सूत्र है En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। हाँ, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मुझे यहाँ एक उलझन है, ऊर्जा नेगेटिव क्यों है? मतलब सबसे निचली कक्षा के लिए ऊर्जा -13.6 है। असल जिंदगी में ऊर्जा के माइनस में होने का क्या मतलब होता है? आम भौतिकी में माइनस साइन बहुत गहरी बात कहता है। इसका मतलब है कि कण एक बाउंड स्टेट या बंधन में है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल का गुलाम है, वो अपनी मर्जी से उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्या हम इसे ऐसे समझें कि कोई इंसान किसी बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया है, वो गड्ढे में आजादी से घूम तो सकता है पर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो माइनस गहराई में है? बहुत ही सटीक उदाहरण है। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसे बाहर से ऊर्जा चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें और उसकी कुल ऊर्जा शून्य या पॉजिटिव हो जाए तो वो नाभिक की कैद से मुक्त हो जाएगा। मतलब आयनीकरण या आयोनाइजेशन के लिए, क्योंकि निचली कक्षा में ऊर्जा -13.6 है तो आजाद करने के लिए हमें ठीक +13.6 ऊर्जा देनी होगी। एकदम सही। ये तो साफ हो गया। लेकिन बोर के दूसरे नियम को लेकर मुझे एक बात अभी भी खटक रही है। उन्होंने कहा कि कोणीय संवेग h/2π का ही पूर्ण गुणज होगा। क्या बोर के पास इसका कोई भौतिक कारण था या बस उन्होंने इसे हवा से बना दिया था? ये बोर के मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, पर यह नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। सीढ़ियां बन क्यों रही हैं, ये रहस्य 10 साल तक अनसुलझा रहा। तो फिर इसे किसने सुलझाया? 1923 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डी ब्रॉगली ने, और यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। डी ब्रॉगली ने कहा कि हम इतने सालों से इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक कण मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा। क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण नहीं बल्कि एक तरंग या वेव भी है। रुको, एक कण तरंग कैसे हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग है जो नाभिक के चारों ओर घूम रही है, तो क्या ये किसी गिटार के तार की तरह काम करता है? गिटार का तार? वो कैसे? जैसे जब हम गिटार का तार छेड़ते हैं तो उसमें बहुत सी तरंगें पैदा होती हैं, लेकिन केवल वही स्टैंडिंग वेव्स टिक पाती हैं जो किनारों पर बंधी होती हैं और जो तार की लंबाई में पूरी तरह फिट बैठती हैं। बाकी तो नष्ट हो जाती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डी ब्रोगली का तर्क ठीक यही था। अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग है तो वो अपनी वृत्ताकार कक्षा का चक्कर लगाकर वापस अपनी शुरुआत की जगह पर आएगी। हाँ। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो तरंग अपना चक्कर पूरा करने के बाद अपनी ही पूंछ को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ ले, यानी एक स्थायी तरंग बना ले। मतलब तरंग का जो उभार है वो अगली बार के उभार से बिल्कुल सटीक तरीके से मेल खाना चाहिए। हाँ, और ये केवल तभी संभव है जब उस वृत्ताकार कक्षा की पूरी परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज हो। अगर तरंग थोड़ी भी लंबी या छोटी हुई तो वो खुद से ही टकराकर कैंसिल हो जाएगी। तो बिना सारे गणित में उलझे क्या अंत में वही बोर वाला नियम निकल कर आता है? बिल्कुल। जब आप उस स्थायी तरंग की ज्यामिति को हल करते हैं तो जो समीकरण आता है वो ठीक mvr बराबर nh/2π होता है, जो कि बोर का क्वांटाइजेशन का नियम है। अरे वाह! यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। बोर का सूत्र हवा से नहीं आया था। कक्षाएं इसलिए सीढ़ियों जैसी हैं क्योंकि केवल उन्हीं विशिष्ट दूरियों पर इलेक्ट्रॉन की तरंगें खुद को नष्ट किए बिना गूंज सकती हैं। सच में ये दिमाग के तार खोल देने वाला पल है। प्रयोग और गणित कैसे एक बिंदु पर मिल जाते हैं। लेकिन क्या बोर और डी ब्रोगली का ये मॉडल अंतिम सत्य था? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इसकी भी कुछ सीमाएं थीं कि भारी परमाणुओं में ये बिखरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित या दूर भी धकेलते हैं। बोर का मॉडल इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को गणितीय रूप से संभाल नहीं सका। और स्रोतों में ये भी था कि ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रम की कुछ रेखाएं बहुत अधिक चमकीली और कुछ धुंधली क्यों होती हैं। हाँ, बोर मॉडल जंप तो बता सकता था, पर कौन सा जंप होने की संभावना ज्यादा है ये नहीं। संभावना के बिना आप चमक तय नहीं कर सकते। इसके लिए भौतिकी को आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की ओर छलांग लगानी पड़ी, जहां श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने एकदम नई तस्वीर पेश की।
तो आज के सफर में हमने देखा कि कैसे विज्ञान तरबूज के मॉडल से शुरू होकर रदरफोर्ड के प्रयोग तक पहुंचा, फिर नील्स बोर के क्वांटम जंप और डी ब्रोगली की इलेक्ट्रॉन तरंगों ने सीढ़ियों वाले रहस्य को सुलझाया। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड के गहरे सत्यों को समझने के लिए हमें कई बार अपनी सामान्य समझ को त्याग कर एकदम नए नियम बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने शुरुआत में बात की थी कि परमाणु का 99.99% हिस्सा खाली है। हाँ, एक ऐसा खालीपन जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो अब जरा इस पर सोचिएगा, अगर हर परमाणु सिर्फ खाली जगह है और हमारे आसपास की हर ठोस चीज, यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर इन्हीं परमाणुओं से बना है, तो इसका मतलब है कि असल में हम सब लगभग पूरी तरह से खाली है। तो फिर जब हम किसी ठोस दीवार पर मुक्का मारते हैं तो वो इतनी ठोस क्यों लगती है? अगर खाली जगह ही खाली जगह से टकरा रही है तो हमें चोट का एहसास क्यों होता है? क्या ये क्वांटम बलों का खेल है? अगली बार जब आप किसी चीज को छुएं तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।